सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके पर्यावरण अध्ययन विषय के यानी कि ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, प्लीज वीडियो के शुरू होने से पहले आप लोग इसको शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, और जितनी भी हाउस वाइफ है आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आती हूँ वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए होते हैं और जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और दोस्तों, रिपीट होने वाले क्वेश्चंस भी हैं जो कि अक्सर किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी इस तरीके से। तो रोज रात को 8 बजे मैं वीडियोस लेकर के आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से दोस्तों, और आप लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कमेंट करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। तो एकल परिवार का मतलब क्या होता है? इसमें कौन कौन होता है? इसमें माता और पिता के साथ उनके 2 बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये एकल परिवार जो होता है, एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, या फिर दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन सा कथन है जो बिल्कुल सही यहाँ पर कहा गया है, ये पूछा है। तो दहेज तथा बाल श्रम ये दोनों ही सामाजिक बुराइयां हैं। क्या है? सामाजिक बुराइयां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। अब बाल श्रम का मतलब ऐसे बच्चे जो 14 वर्ष से कम के हैं और जो किसी न किसी कल कारखाने में काम कर रहे हैं, जहां पर बहुत ही बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई है जिससे उनके जान को भी खतरा है, ऐसी जगहों पर बच्चे काम कर रहे हैं। और दहेज जो है ये तो सामाजिक बुराई है ही, ये तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन जो बाल श्रम है, बच्चों से काम कराना, ये भी सामाजिक बुराई में आता है, क्योंकि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों का, आप सभी को पता है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो अनिवार्य है और उनका मौलिक अधिकार है। हर बच्चे का मूल अधिकार है 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे का कि वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करे, जो कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। तो ये जो 21 का है, अनुच्छेद 21 का हमारे संविधान में, उसमें ये बात कही गई है कि जो राज्य सरकार है वो अपने राज्य में जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे 6 से लेकर के 8 तक के, यानी कि 1 से लेकर के 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, 14 वर्ष तक के बच्चे कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा उनकी सही से कराए राज्य, और उनकी शिक्षा का प्रबंध करे, ये कहा गया है अनुच्छेद 21A में। और ये सभी बच्चे का क्या है? सभी बच्चों का ये मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? बाल विवाह निरोध अधिनियम यानी कि बाल विवाह को रोकने के लिए अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था, यहाँ पर पूछा है। तो 2006 में, 2008 में, 2011 में, या फिर 1997 में। तो दोस्तों, भारत में जो बाल विवाह निरोध अधिनियम है, यानी कि बाल विवाह को रोकने के लिए जो अधिनियम बनाया गया, वो 2006 में बनाया गया। कब बनाया गया? तो वर्ष 2006 में इसको पारित कर दिया गया था, लेकिन ये 1 नवंबर 2007 से पूरे देश में ये लागू हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये अधिनियम संसद में पारित कब किया गया था? तो 2006 में पारित कर दिया गया था। याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत रखिएगा। और 1 नवंबर 2007 से इसे पूरे देश में लागू भी कर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न, और इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए। विटामिन ए, डी, सी या फिर बी, इनमें से कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? तो यहाँ पर आप देखिए, केवल 1, केवल 3 और 4 दोनों, या ये सभी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप 1 गिलास पानी ले लीजिए, 1 गिलास पानी ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए एक कीड़ा। क्या डाल दीजिए? एक कीड़ा डाल दीजिए। और अगर आप इसको जल में डालोगे, इस कीड़े को, चाहे कोई मच्छर हो, चाहे खटमल हो, कोई भी चीज हो, अगर आप उसको डाल दोगे, चींटी कुछ भी हो, कीड़ा हो, तो क्या वो पानी में घुलेगा?
नहीं घुलेगा, तो कीड़ा यानी कि यहाँ पर KED और A, यानी कि कीड़ा जल में नहीं घुलेगा, तो विटामिन KEDA। अब ये जल में नहीं घुलेगा तो ये कहाँ घुलेगा? वसा में घुलेगा। कहाँ ये कहाँ पर घुलेगा? वसा में घुलेगा। तो वसा किसमें होता है? आप सभी को पता है, घी है, जो चिकनाई वाली चीज होती है, जैसे घी है, मक्खन है, तेल है, तो ये सब उसमें घुलेंगे। लेकिन अब जल में कौन घुलेगा? विटामिन बी और सी। तो बी सी जल में घुलेगा, लेकिन ये जो कीड़ा है ये जल में नहीं घुलेगा, ये वसा में घुलते हैं। तो अब आप गलत नहीं करोगे, याद रखिएगा। जैसे ही जल में घुलनशील पूछेगा, तुरंत आपको क्या दिमाग में आना चाहिए कि जल में कीड़ा नहीं घुलता है, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, KEDA, ये चारों विटामिन जल में नहीं घुलनशील है, ये वसा में घुलनशील है। और जल में कौन है? बी और सी। बी सी जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है 3 और 4 दोनों ये सही हो जाएगा। विटामिन सी यहाँ पर है और यहाँ पर विटामिन बी है, तो बी और सी। तो यहाँ पर 3 और 4 क्या हो जाएंगे? ये दोनों सही हो जाएंगे। अब इसके बाद उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? यानी कि किस फसल से हम बायोडीजल प्राप्त कर सकते हैं? तो कपास, जेट्रोफा, गन्ना या फिर आलू। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है जेट्रोफा। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। तो जो जेट्रोफा है दोस्तों, ये एक बायोडीजल फसल है। यह भारत में पाई जाती है, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में और कैरिबियन देशों में पाई जाती है, याद रखिएगा। और ये झाड़ियों के रूप में देखने में लगता है। और इसके जो बीज होते हैं, जेट्रोफा के जो बीज होते हैं, उससे 20 से लेकर के 30% तक तेल निकाला जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिए, जैसे कि अब ये जो तेल होते हैं, इस तेल को से हम कार आदि चला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बायोडीजल की फसल होती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? बायोडीजल पौधा कहते हैं। ठीक है, किसको? जेट्रोफा को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, इसको हम अभी मैंने आपको बताया कि कार चलाने में तो इसको हम यूज कर ही सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अवशेष तेल बचता है इसका, इससे हम बिजली भी पैदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि ये एक बायोडीजल फसल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार करिए। यहाँ पर 4-5 विशेषताएं दी गई हैं किसी घर के बारे में। तो लेह और लद्दाख के घरों में दी गई कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं? लेह और लद्दाख की बात यहाँ पर हो रही है। तो देखिए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बने ढालू छतें होती हैं, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर होते हैं, और पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, और लकड़ी के फर्श होते हैं। तो दोस्तों जो लेह और लद्दाख घर, चूंकि वहां पर बहुत ठंड पड़ती है, तो वहां पर निचली मंजिल जो होती है, घर की जो निचली मंजिल होती है, उसमें कोई खिड़की नहीं होती, क्योंकि वहां पर बहुत ठंड होती है। तो ये तो सही कहा गया है। लेकिन पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें होती हैं, ये सही नहीं है। और पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर जो घर बने होते हैं वो असम में होते हैं, क्योंकि असम में क्या आती है? बाढ़ आती है। तो वहां पर इस तरीके से ऊंचाई पर जो घर होते हैं वो बने होते हैं। ठीक है, वहां पर बने होते हैं ऊंचाई पर घर। और देखिए, पत्थर, गारा और चूने से ही मोटी दीवारें बनाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई भी सही है, क्योंकि लकड़ी के फर्श होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, डी, ई ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। 2016 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है सीटेट में। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। वह पक्षी कौन सा है जिसके अंडों को कौवा अपने अंडों के साथ साथ सेता है? तो कलचिड़ी, बसंत गौरी, कोयल या फिर शकरखोरा, इनमें से कौन सा है? तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें से कौन सा राइट आंसर है? जो पक्षी
अपने अंडे को खुद नहीं सेता है बल्कि उसके अंडे को कौवा अपने साथ साथ सेता है। तो दोस्तों ये पक्षी कोई और नहीं बल्कि कोयल है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है और ये कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है, और कौवा बेचारा क्या करता है, वो अपने अंडों के साथ साथ इसके अंडों को भी सेता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, जिसके दांत हमेशा लंबे होते रहते हैं और वे इन दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। तो वस्तुओं को काटते और कुतरते कौन है? दीमक, गिलहरी, छिपकली या चूहा। छिपकली, गिलहरी या दीमक ये सब चीजों को कुतरते नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? साफ साफ आपको दिख रहा है चूहा। चूहे को अपने दांत, चूहे के दांत हमेशा लंबे होते रहते हैं, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, लगातार वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं अपने दांतों से, जिससे उनके दांत घिसते रहें। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? जितने भी जानवर यहाँ पर हैं इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? इनमें से कौन सी विशेषता है जो सभी में पाई जाती है? यहाँ पर देखिए, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। यहाँ पर देखिए वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं। तो देखिए इन चारों की, इन हमें ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो जिसमें चारों की ही विशेषताएं पाई जाती हो, जिसमें छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप इन चारों की विशेषता पाई जाती हो। तो क्या ये सभी जहरीले होते हैं? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप? नहीं, ऐसा नहीं है। वे भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। तो छिपकली तो जल में नहीं रह सकती, आपको पता है, गौरैया भी नहीं रह सकती है। तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। फिर इनके शरीर सल्क से ढके रहते हैं। तो छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, तो सबके शरीर सल्क से ढके रहते हैं, ये भी नहीं सही है। तो ऑप्शन ए जो है ये अंडे देते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप ये चारों अंडे देते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इन चारों ही जानवरों में ये विशेषता पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस मेले या उत्सव को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? बटेश्वर मेला, नैना देवी मेला, कुंभ मेला या फिर सिंहस्थ मेला? तो दोस्तों आपको पता है जो कुंभ मेला है प्रयागराज में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, और हर 12 वर्ष पे लगता है कुंभ मेला, और हर 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ हम कहते हैं, जिसको अर्ध कुंभ भी लगता है। तो जो कुंभ मेला है ये, इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर स्थल में। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। भारत में प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में, पुष्कर में, इलाहाबाद में या आगरा में? तो दोस्तों भारत में जो प्रसिद्ध पशु मेला है, यानी कि जहां पर ढेर सारे जानवर आते हैं और वहां पर उनका मेला लगता है, लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, तो दोस्तों ये है सोनपुर, बिहार में। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बिहार के सोनपुर में भारत में प्रसिद्ध पशु मेला लगता है, बिहार के सोनपुर में। और ये जो मेला है ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर दिसंबर के महीने में लगता है। और दोस्तों ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है पूरे एशिया महाद्वीप का। तो याद रखिएगा बिहार के सोनपुर में लगता है ये, और ये पशुओं का मेला है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। कुंडी का संबंध किससे है? लौहकारी से, मिट्टी के बर्तन निर्माण से, धातु निष्कर्षण से या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों जो कुंडी है इसका संबंध मिट्टी के बर्तन निर्माण से है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। दोस्तों जब कुम्हार चौक पर काम करता है यानी कि अपना बर्तन बनाता है, तो बर्तन यानी कि कुम्हार चौक पर काम करते समय जिस बर्तन में पानी रखता है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी बर्तन को हम क्या कहते हैं? उसी बर्तन को हम कहते हैं कुंडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। बर्तन की ठुकाई के लिए प्रयुक्त औजार को क्या कहते हैं? कुंडी, चकरेटी, पिंडी या फिर गुलबी? तो अभी आपने देखा कुंडी हम किसको कहते हैं? कुम्हार चौक पर काम करता है, चौक पर बर्तन बनाता है, तो जिस बर्तन में वो पानी रखता है बगल में, जिसमें से पानी डाल करके वो यूज करता है बर्तन को सही करने के लिए, शेप देने के लिए, तो वो उसको हम कुंडी कहते हैं। तो कुंडी तो नहीं होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है पिंडी, और यही राइट आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा बर्तन की ठुकाई के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले औजार को हम क्या कहते हैं? पिंडी कहते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। समुद्र का कितना प्रतिशत भाग जल पीने योग्य है? समुद्र के जल का कितना प्रतिशत भाग
पीने योग्य है। जो समुद्र है, आप सभी को पता है कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर मैक्सिमम क्या है, पानी है, समुद्र से घिरा हुआ है, मैक्सिमम जो है वो जल ही है। तो यहाँ पर देखिए जो समुद्र है उसका कितना परसेंट जल जो है वो पीने योग्य है, क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वो बहुत खारा होता है, तो समुद्र के जल का कितना परसेंट जल जो होता है वो पीने योग्य होता है। तो यहाँ पर देखिए 97.2%, 2 से लेकर के 15% तक, 0.65% या फिर 0.0%। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 0.65%, यानी कि 0.65% जो पानी है समुद्र के जल का वो इतना परसेंट यूज करने लायक है, पीने लायक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर दक्षिणी महासागर? दोस्तों जो हमारा हिंद महासागर है, ये हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। और जो हिंद महासागर है ये सबसे बड़ा तीसरा महासागर है, याद रखिएगा, इंडियन ओशियन। तो ऑप्शन बी जो दोस्तों ये सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। भारत में रेल की शुरुआत कब की गई थी? 1852 में, 1853 में, 1854 में या फिर 1856 में? दोस्तों भारत में रेल की शुरुआत सबसे पहले की गई थी 1853 में, जो कि सबसे पहले ये ट्रेन चली थी मुंबई से। तो मुंबई से थाने के बीच की चलाई गई थी ये ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को। तो 16 अप्रैल 1853 में ये ट्रेन चलाई गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच में। और ये दूरी कितनी थी टोटल? 34 किलोमीटर, यानी कि 34 किलोमीटर सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, तो 1853 से भारत में रेल की शुरुआत हुई, रेल यात्रा की। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर, लखनऊ, बनारस या फिर जयपुर? तो विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो गोरखपुर का है। और इसकी जो लंबाई है गोरखपुर प्लेटफॉर्म की वो 1.3 किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो याद रखिएगा, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद अब आगे आते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा क्लास को अटेंड करने में, और आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोग बराबर दे रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग क्लास में बिल्कुल इंगेज होकर के सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो दोस्तों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन चक्र होते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग का चक्र इसमें सम्मिलित नहीं है? सफेद, नीला, पीला या फिर काला? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ओलंपिक का ध्वज होता है उसमें 5 छल्ले बने होते हैं, और ये जो 5 छल्ले होते हैं ये क्या बताते हैं? तो ये 5 रंगीन चक्र होते हैं दोस्तों। ये जो है ये एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, कुछ इस तरीके से आप देखोगे उस ध्वज में। ये 5 महाद्वीपों को बताते हैं, 5 महाद्वीपों को बताते हैं, क्योंकि आपको पता है जो ओलंपिक खेल होते हैं पूरे विश्व के जितने भी खिलाड़ी होते हैं सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसीलिए ये 5 चक्र एक दूसरे से मिले होते हैं और ये 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो नीला जो है, ये जो नीला रंग होता है ये यूरोप का प्रतीक है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो पीला कलर होता है ये एशिया महाद्वीप जिसमें हम लोग रहते हैं, एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद देखिए जो काला रंग होता है ये अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक होता है, ये अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक है। फिर इसके बाद देखिए जो लाल रंग होता है, लाल रंग दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका का प्रतीक है, ये उत्तरी अमेरिका का प्रतीक है। और जो हरा रंग होता है ये दक्षिणी अमेरिका का प्रतीक है, हरा रंग दक्षिणी अमेरिका का प्रतीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें कौन से रंग का चक्र सम्मिलित नहीं है? तो ये जो सफेद रंग है इस रंग का चक्र नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो ओलंपिक ध्वज होता है उसमें 5 रंगीन चक्र होते हैं। कौन कौन से कलर के होते हैं? नीला, पीला, काला, लाल और हरा, 5 रंग के। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर नीला, पीला, काला, लाल और हरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। 31 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 का शुभंकर क्या था?
1931 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभांकर क्या था? विनीसियस, ब्लैक पांडा, मीराई तोवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनीसियस। ठीक है, 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था और इसका जो शुभंकर है वो विनीसियस है। तो ऑप्शन ए दोस्तों ये सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। भागीरथी जो नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? ये कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से, सतोपंथ ग्लेशियर से, चौराबाड़ी से या फिर गंगोत्री ग्लेशियर से। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों आप लोग राइट आंसर दीजिए इसका। दोस्तों जो भागीरथी नदी है ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इसका उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर है और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर महानदी? तो भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी अगर पूछता है तो कौन है? गोदावरी है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बांध दिया हुआ है और ये किस नदी पर बना हुआ है? यहाँ पर नदी का नाम दिया हुआ है। तो जो रामगंगा बांध है ये रामगंगा नदी पर बना है। ठीक है, माता टीला दिया हुआ ये भी सही है, बेतवा नदी पर बना है। यहाँ पर देखिए रिहंद बांध जो है ये रिहंद नदी पर बना है, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है जिरगो, यहाँ पर मुसाक हंद बांध जो है ये जिरगो नदी पर बना हुआ है, ये सही नहीं है दोस्तों। ये कर्मनाशा नदी पर बना हुआ है, ये कर्मनाशा नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर इसको आप लोग सही कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मनाशा हो जाएगा। ठीक है, जिरगो नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये सुमेलित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। ऊपरी गंगा नहर किस नदी से निकाली गई है? ऊपरी गंगा जो नहर है ये किस नदी से निकाली गई है? गंगा, यमुना, राप्ती या घाघरा? तो साफ साफ यहाँ पर आंसर ही दिख रहा है आपको, ऊपरी गंगा क्वेश्चन में ही। तो ये गंगा नदी से निकाली गई है। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। निम्नलिखित में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? अलीगढ़, आजमगढ़, गोरखपुर या फिर मुरादाबाद? इसमें से किस नगर में नगर निगम नहीं है? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आजमगढ़। आजमगढ़ नगर में नगर निगम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं? वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितने नगर निगम है पूछ रहा है? 15, 16, 17 या फिर 18? तो उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है प्रेजेंट टाइम में। और उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है अगर पूछता है तो 18 मंडल है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय का अध्ययन किया जाता है? भूगोल का, स्वास्थ्य एवं पोषण का, जीव विज्ञान का या ये सभी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। भूगोल का भी अध्ययन हम करते हैं, स्वास्थ्य एवं पोषण का भी करते हैं और जीव विज्ञान सारी इसमें आ जाते हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि ये सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। पहली यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2000 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? पहली और दूसरी कक्षा, तीसरी पांचवी कक्षा, छठी से 8वीं कक्षा या 9वीं और 10वीं कक्षा? तो दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से 5वीं कक्षा में स्थान दिया गया है। यानी कि कक्षा 3, 4 और 5 में ये विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। बाकी कक्षा 1 और 2 के बच्चों को ये भाषा और गणित में ही पढ़ा दिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। घरेलू उत्पादों पर अंकित इको मार्क का संबंध किससे होता है? उत्पाद की गुणवत्ता से, पौष्टिकता से, पर्यावरण अनुकूलन से या पर्यावरण प्रतिकूलन से? दोस्तों जो घरेलू पदार्थों पर अंकित इको मार्क होता है, यानी कि वो इको मार्क जो होता है इसका मतलब वो इको फ्रेंडली है। क्या है इको फ्रेंडली? यानी कि वो पर्यावरण अनुकूल है, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों हेतु निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से सहयोग प्राप्त होता है? यूनिसेफ से, विश्व बैंक से, यूनेस्को से या फिर ये सभी? तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। तो पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रमों के लिए दोस्तों
अगर हम सहयोग की बात करें तो यूनिसेफ भी करता है, विश्व बैंक भी करता है और यूनेस्को भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने हेतु राज्य के कर्तव्यों का निर्धारण करता है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 59 या फिर अनुच्छेद 51। दोस्तों ये है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने हेतु राज्य कर्तव्यों का निर्धारण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थी को पर्यावरण को सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, विद्यार्थी के बस्ते के बोझ को कम करना या विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी को पर्यावरण साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। यानी कि बच्चा जो उसका सामाजिक जो उसका पर्यावरण का विषय है यानी कि जो ईवीएस है वो उसको ऐसा लगे कि वो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ उसको बाहर की चीजें पढ़ाई जा रही। इस तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाता है ईवीएस पाठ्यक्रम को कि वह अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास की वस्तुओं से उसको जोड़ पाता है। तो इस तरीके से आसान तरीके से पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से टॉप 30 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को देखते रहे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जितने भी प्रशिक्षु इन वीडियोस को देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो, तो आप लोग जरूर कमेंट किया करो। और जितनी भी हाउस वाइफ देख रही हैं आप लोग वीडियोस को कंप्लीट देखा करिए और जहां कहीं कोई भी डाउट हो, कोई भी विषय कमजोर हो तो आप कमेंट किया करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके लिए वीडियोस लेकर के आने का और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आने का ताकि आप लोगों की तैयारी कम समय में अच्छी हो पाए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और सारे की सारे वीडियोस की यूपी टेट सीटेट की वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। जय हिंद दोस्तों।